मैं और रौनक कुमार। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने इलेक्शंस के मेथड्स पढ़े थे। हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्टोरल होता क्या है, इलेक्शंस होते क्या है, इलेक्शंस कौन खेलता है, इलेक्शन का रोल प्ले क्या है, वो सब हमने पढ़ा था। अब हमें कुछ इलेक्शंस को क्या क्या कंडीशन है जिसमें हम इलेक्शन को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन बना सके, ठीक है, वो सारे कंडीशंस आज हम पढ़े। तो सभी के पास राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। राइट टू चूज रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि उसके पास राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने जो भी मान लो कोई भी अपना रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप पसंद करते हो कि हाँ इसको अगर हमने कल को वोट दिया तो ये हमें ये सब प्रोवाइड करवाएगा, हमें ये सब बेनिफिट दिलवाएगा, तो इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। तो इसलिए हम चूज करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को। राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव के है सभी के पास, ठीक है। अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का सभी के पास अधिकार है, कोई इसको नहीं छीन सकता। इसका मतलब है कि सभी के पास एक वोट है, सभी के पास एक वोट है और उस हर एक वोट का इक्वल राइट्स है। अब क्या मतलब है, मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, बीजेपी की अगर बात करें, इसके मान लो अगर मान लो 574 सीट चाहिए हमें, और इसमें 573 सीट्स मिल रहा है, और इसमें कितना है, एक सीट कम हो रहा है। तो यहाँ पे एक सीट्स का भी ना बहुत ही ज्यादा मायने होता है। अगर हमारे 574 सीट नहीं है और 573 सीट्स है तो इससे भी बीजेपी पार्टी हार जाती है। तो एक वोट का भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये मान के चलो तुम लोग, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट है उसके पास फ्री टू कॉन्टेस्ट सिलेक्शन है कि वो फ्रीली किसी के दबाव के बिना, किसी के कहने के बिना वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और ऑफर करते हैं कुछ रियल चॉइस टू दी वोटर्स, कुछ रियल चॉइस ऑफर्स करते हैं वोटर्स, ठीक है। जो चॉइस है वो ऑफर किया जाता है रेगुलर इंटरवल बाय कंडक्टिंग इलेक्शंस अप टू सर्टेन पीरियड्स। जो चॉइस है वो ऑफर किया जाता है ना एक रेगुलर इंटरवल्स पे, एक रेगुलर टाइम होता है उसके अंदर कंडक्ट किया जाता है इलेक्शंस को, और उसके अंदर एक सर्टेन पीरियड के अंदर वो जो है चुना जाता है, ठीक है। एक इलेक्शन का टाइम पीरियड होता है ना, इलेक्शन हो गया उसके बाद फिर चुना जाएगा। जो कैंडिडेट है वो प्रेफर्ड करता है बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जो पीपल है वो इलेक्ट हो जाए। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव को हम रिप्रेजेंटेटिव जो वोट दे रहे हैं, जिस भी पार्टी को दे रहे हैं, और उस पार्टी में जो व्यक्ति खड़ा है वो इलेक्ट हो जाए, वो पार्टी जीत जाए, वो चाहता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट होगा फ्री और फेयर मैनर्स में। फ्री और फेयर मैनर्स बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ग्रीन स्टार मार्क किया है। एक बार मैं ब्लैक स्टार में मार्क कर देता हूं आपको, अगर, और यहाँ पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये इससे जो है ना, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं, ठीक है। इससे इस बार पेपर में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कल या परसों किसी बच्चे का कमेंट देखा था, ऐसे उसने लिखा था कि क्लासेस क्यों ऑफ कर दी गई है, तो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बता दिया था, तो वही रीजन था मेरा, ठीक। अब उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किया जाता है फ्री और फेयर मैनर्स में, जहां पे पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को उनके मन से, उनका जो दिल करता है, जो हाँ उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसको अगर हमने वोट दिया तो ये हमें ये दिलवाएगा, हमें ये दिलवाएगा, हमें ये करवाएगा, वो करवाएगा, तो वो अपना वोट उस पार्टी को देता है। दैट्स इट। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंटिल्स करता है हर एक सिटीजन टू इलेक्ट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, कि हर एक सिटीजन जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेगा और वो इलेक्टेड होगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव, अगर मान लो मैं हूं,
वोट देने की एज क्या होती है? 18 अबव। मान लो मेरा 18 अबव हो गया और कल को मैं गया कि चलो मैं कांग्रेस को वोट देता हूं, या मैं गया बीजेपी को वोट देते हैं चलो, तो अगर मैं वोट देने जा रहा हूं ना, तो हमारे एक वोट का भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। उस वोट को कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हेल्ड करवाती है ये वोटिंग, वो भी डिक्लेयर कर सक वो भी कंसिडर होगा कि हाँ इसने वोट दिया है, किस नाम से वोट आया, इस नाम से वोट आया है, तो इसको वोट लो। उस इसलिए भी वोट दिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, मान लो कल को क्या हो गया, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये बीजेपी वाला सबसे अच्छा एग्जांपल अभी दिया था मैंने स्टार्टिंग में। तो अगर आपका एक वोट भी अगर चुक गया ना, अगर एक वोट भी आपका अगर कम हो गया, तो समझो तो आप हार गए। मतलब फिर हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट होता है, तो इतना तो मुझे अभी नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है। मतलब हर एक जो नेता है जो लड़ रहा है इस बार, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, कांग्रेस की पार्टी हो गई, ये सारी जो पार्टीज है ना, ये कितने कितने साल लड़ सकते हैं। ठीक है, मुझे इतना पता है कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, कि 5 साल तक ही रहेंगे, उसके बाद चेंज होंगे, दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा, दोबारा से होगा। और इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर्स में होना चाहिए। अगर फ्री और फेयर मैनर्स से नहीं हो रहा है, तो इलेक्शंस को कंसीडर किया जाएगा ये इलेक्शन जो है वो गलत है। ठीक है, इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाएंगे, एक प्रोविजन ऑफ रिजर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? रिजर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज बनाएंगे, इंश्योर करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को इंश्योर करने के लिए हर एक सेक्शंस और सोसाइटीज में, स्पेशली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए। वीकर सेक्शन आपको मैं अभी बता देता हूं, वीकर सेक्शन होता क्या है। ठीक है, वीकर सेक्शन होता क्या है ये अभी मैं आपको बता देता हूं। वीकर सेक्शन उसको हम बोलते हैं जिसमें सबसे कम वोट आया। मान लो फॉर एग्जाम्पल बोला है, कांग्रेस इधर है और बीजेपी इधर है। ठीक है, बीजेपी के पास आया 574 वोट और कांग्रेस के पास आया 573 वोट, तो इसको ज्यादा सोसाइटी में एज ए वीकर सेक्शन माना जाता है कि हाँ भाई इसको मतलब कांग्रेस को कम वोट दिया गया है, तो एज इसको वीकर सेक्शन माना जाता है। ये था पूरा आपका सेकेंड पार्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। अब आएगा आपका थर्ड पार्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। बहुत मेहनत लगता है बनाने में सब कुछ। ठीक है, ये आपके डीपीपी नोट्स वगैरह सब कंप्यूटर एआई जनरेटेड है होता है, और वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब आपका ये पेपर मतलब जब आपका ये पूरे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक साथ आपका प्लेलिस्ट बनेगा। उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने क्लासेस में लगेंगे चलेगा। लेकिन उसी के अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका नोट्स अपलोडेड होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड होंगे, वेरी शॉर्ट अपलोड होंगे, शॉर्ट, वेरी लॉन्ग, केस बेस्ड, लॉन्ग, ये सारे क्वेश्चन आपके पिक्चर बेस्ड वगैरह सारे अपलोड होंगे। और ये बस आपके पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं है, हिस्ट्री की बात है, इकोनॉमिक्स की बात है, ज्योग्राफी की बात है। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि साइंस में जितने भी अभी मैंने चैप्टर्स करवाए हैं उनका मैं एक बार रैपिड रिवीजन करवा दूं। ठीक है, तो क्या होगा, आपके जो पेपर आने वाले हैं अभी, तो उसमें एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। मैं आशा करता हूं कि आपका जो ये अगला पेपर है, जो भी अभी एसएसटी का पेपर देख रहा है, मेरे से पढ़ रहा है, उसका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट, और ऐसी मेहनत करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।